उड़ते उड़ते खबर आई है कि एक पाकिस्तानी गर्ल फौजी इंडिया में जासूसी कर रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसकी इतनी हिम्मत मेरे देश में आने की, इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। इसको तो ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे इसकी रूह तक कांप उठेगी। सर्दियों की धुंध किसी कंबल की तरह शहर पर पड़ी थी। ऐसी धुंध जिसमें सुबह का सूरज भी देर तक अपने होने का सबूत नहीं दे पाता। सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा वह छोटा सा शहर धूपगढ़ दिन के उजाले में भी अक्सर राख सा लगता था। यहां की हवा में मिट्टी और डीजल की मिलीजुली गंध रहती और लोगों की बोलियों में पंजाब की मिठास के साथ एक अनकहा डर, जो किसी दंगे, किसी सायरन, किसी अनजानी खबर के आने से बहुत पहले पैदा हो जाता है। स्टेशन के पास वाली गली में बंटी चाय की दुकान सुबह 5 बजे से ही जगी रहती। बंटी का अलाव, उसके केतली की सीटी और दूध इलायची की भाप, ये सब धूपगढ़ की सुबह के हिस्से थे। वहीं पास के पुलिया पर अखबार वाला साइकिल टिकाकर खबरें बांटता और दूर कहीं से एक ट्रेन की सीटी ऐसे आती जैसे कोई बूढ़ा आदमी धीमे धीमे अपना दर्द बताना चाहता हो। उसी गली में एक पुराने धर्मशाला के ऊपर वाले कमरे में महीनों से एक नई लड़की रहती थी। उम्र करीब 26, शरीर में वह चुस्ती जो लंबे सफर करने वालों में होती है, चेहरे पर आत्मविश्वास, पर आंखों में एक ऐसी खामोशी जो किसी कैमरे के पीछे छिपे इंसान के भीतर की सतर्कता से आती है। वह खुद को झारा या कभी कभी झारा कुरैशी बनते बताती थी। ट्रैवल ब्लॉगर, भारत की संस्कृति, सीमाई शहरों की लोक कथाएं, यहाँ की मिट्टी की खुशबू, उसका ब्लॉग इन सब के बारे में था। धूपगढ़ के लोग पर्यटकों के आदी नहीं थे। यहाँ कोई ताजमहल नहीं था, कोई समुद्र नहीं, कोई चमकदार मॉल नहीं। यहाँ आने वाला या तो किसी रिश्तेदार के यहाँ आता या फिर सरकारी काम से। इसलिए झारा का यहाँ होना अपने आप में एक कहानी था। मगर झारा जानती थी कहानी वही बिकती है जो असली लगे। उसने अपने रहने का कारण भी ऐसा ही चुना था। मैं भारत की बॉर्डर बेल्ट की जिंदगी को डॉक्यूमेंट कर रही हूं ताकि दुनिया समझे कि यहां भी लोग सपने देखते हैं। और लोग मान गए, क्योंकि वह उनके साथ वैसी ही बैठती थी जैसे कोई अपनी हो। बंटी की दुकान पर वह रोज सुबह आती, बिना कोई नखरा किए वही कुल्हड़ वाली चाय पीती। कभी कभी बंटी से कहती, आज अदरक थोड़ा ज्यादा डाल देना। बंटी के चेहरे पर खुशी फैल जाती, जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। झारा उससे उसके बचपन के किस्से पूछती, उसकी मां के हाथ के परांठों की तारीफ करती और बीच बीच में अपना कैमरा उठाकर धुंध में लिपटे शहर की तस्वीरें लेती। धूपगढ़ की सबसे बड़ी बात उसका स्टेशन था। एक छोटा सा जंक्शन जहां से 2 लाइनें निकलती, एक राजधानी की ओर, दूसरी सीमाई पट्टी में आगे जाकर एक चेक पोस्ट के पास खत्म हो जाती। स्टेशन पर हमेशा सिपाही दिखते, कभी कभी कुत्तों के साथ। प्लेटफॉर्म की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और नीचे किसी ने पेंसिल से जोड़ दिया था, और चाय गरम रखें। झारा को स्टेशन बहुत पसंद था। वह वहां घंटों बैठती, कभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आखिरी छोर पर, जहां से रेल की पटरियां धुंध में खो जाती, कभी टिकट खिड़की के सामने वाली बेंच पर, जहां लोगों के चेहरे बदलते रहते। वह लोगों की बातें सुनती, उनकी बोलियां पकड़ती, उनके डर और उनकी हंसी सबको अपनी याद में जमा करती। फिर रात को कमरे में लौटकर अपने लैपटॉप पर लिखती, यहां सुबह की धुंध सिर्फ मौसम नहीं, यादों की परत है। लेकिन झारा की लिखाई में एक और परत भी थी जो उसके ब्लॉग पर नहीं जाती थी। उसके कमरे में एक पुराना सा बैग था जिस पर सफर के टैग लगे थे, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, अमृतसर। वह बैग पर्यटकों जैसा ही लगता, पर उसके अंदर चीजें वैसी नहीं थीं। अंदर एक अलग तरह का चार्जर, एक छोटी सी काली डायरी और एक ऐसा फोन जिसे वह कभी शहर में ऑन नहीं करती। वह फोन सिर्फ तब जागता जब धूपगढ़ की रात सबसे गहरी होती और जब स्टेशन की आखिरी ट्रेन जा चुकी होती। तब वह खिड़की के पास पर्दा थोड़ा सा हटाती, बाहर देखती, कहीं कोई परछाई तो नहीं, और फिर बस कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को छूती। उस फोन पर उसके संपर्क असली नामों से सेव नहीं थे। कोई मामा था, कोई जन्नत, कोई डॉक्टर। इन नामों के पीछे लोग नहीं, आदेश थे, मिशन। और मिशन का असली नाम उसके दिमाग में था, एक शब्द की तरह नहीं, एक धड़कन की तरह, जिम्मेदारी। वह खुद को झारा कहती थी, पर उसका असली नाम ज़ारा खान था।
पाकिस्तान की सेना की प्रशिक्षित महिला अधिकारी। एक ऐसी अधिकारी जिसे पढ़ाया गया था कि मुस्कान कब इस्तेमाल करनी है, कब खामोशी को हथियार बनाना है और कब किसी के भरोसे को धागे की तरह खींचकर उससे जानकारी निकालनी है। उसे यही सिखाया गया था कि दुश्मन की जमीन पर सबसे सुरक्षित मास्क साधारणपन होता है। धूपगढ़ में उसकी नौकरी लोगों की कहानियां जमा करना थी, पर असल में वह जगहों की कमजोरियां, रास्तों की आदतें, सुरक्षा की दिनचर्या और उन छोटी छोटी चीजों को देख रही थी जिन पर बड़े ऑपरेशन टिके होते हैं। कौन सा गार्ड रात में किस समय चाय पीने जाता है, किस चौकी पर कैमरे का एंगल किस दिशा में कमजोर है, स्टेशन के किस कोने में मोबाइल नेटवर्क सबसे साफ मिलता है, किस ट्रेन का स्टाफ बदलता है और किसका नहीं। वह इन सब चीजों को ऐसे नोट करती जैसे कोई लेखक चरित्र की बारीकियां लिखता है। उसके लिए यह सब काम नहीं था, यह एक खेल था, और खेल का नियम यही था कि सामने वाला कभी न समझे कि उसके साथ खेला जा रहा है। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा सरकारी गेस्ट हाउस भी था जहां कभी कभी अफसर आते जाते। वहीं के पास एक पोस्ट ऑफिस, एक पुलिस चौकी और एक पुराना पार्क था जिसमें 2 झूले और 3 बेंचें थीं। झारा वहां भी जाती। पार्क की सबसे आखिरी बेंच पर बैठकर वह अक्सर एक ही दिशा में देखती, उस सड़क की ओर जो आगे जाकर सीमा की तरफ जाती थी। उस सड़क पर कभी कभी सेना के ट्रक निकलते। उनका शोर धुंध में दबा हुआ लगता, पर उनके पहियों के निशान सड़क पर देर तक रहते। एक दिन जब धूप थोड़ी खुली थी और धुंध बस पतली सी चादर बनकर रह गई थी, झारा ने पार्क के पास एक बच्चे को रोते देखा। बच्चा शायद 7-8 साल का होगा, गाल लाल, नाक बहती हुई। वह अपनी मां का हाथ पकड़कर खींच रहा था। मुझे वो वाला खिलौना चाहिए, मां झुंझलाकर बोली। घर चल, पैसे नहीं हैं। झारा ने बिना सोचे पास की दुकान से वही छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना खरीदकर बच्चे को दे दिया। बच्चा चुप हो गया। मां ने पहले तो मना किया, फिर संकोच में मुस्कुराई। बहन जी, ये क्यों? झारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, बच्चों की खुशी सस्ती नहीं होती आंटी, पर कभी कभी छोटे खिलौने बड़ी शांति दे देते हैं। मां ने उसे दुआ दी और बच्चा उछलता हुआ चला गया। झारा कुछ पल उस खाली जगह को देखती रही जहां बच्चा अभी था। उसकी आंखों में वही खामोशी थी, पर इस बार उस खामोशी में कुछ और भी था, जैसे किसी भीतर के दरवाजे पर दस्तक हुई हो। अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। भावनाएं मिशन की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, यह उसे सबसे पहले सिखाया गया था। उसी शाम धूपगढ़ की हवा में अचानक एक अलग तरह की बेचैनी थी। स्टेशन पर गार्ड ज्यादा थे। प्लेटफॉर्म पर एक नया पोस्टर लगा था। किसी संदिग्ध की फोटो नहीं, बस चेतावनी, अनजान व्यक्ति की सूचना तुरंत दें। लोग उसे देखकर सिर हिलाते और आगे बढ़ जाते। यहां चेतावनियां अक्सर दीवारों पर ही रह जाती थीं, लेकिन धूपगढ़ में एक और जोड़ी आंखें थीं जो दीवारों से भी ज्यादा देखती थीं। कैप्टन अदिति सिंह और लेफ्टिनेंट नेहा राठौर, 2 महिला अधिकारी जिनकी तैनाती आधिकारिक तौर पर लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन में थी, लेकिन असल में उनका काम उन चीजों को देखना था जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। उनकी पहचान शहर में बहुत कम लोगों को पता थी। वे कभी यूनिफॉर्म में नहीं दिखती, कभी वे स्टेशन पर साधारण साड़ी में बैठी 2 बहनें लगती, कभी बस में सफर करती 2 नौकरी पेशा महिलाएं और कभी पोस्ट ऑफिस की लाइन में लगी 2 परेशान ग्राहक। अदिति का चेहरा साफ, आंखें तेज और बोलने का तरीका ऐसा कि सामने वाला खुद ही अपनी बात उगल दे। नेहा उससे अलग थी, कम बोलती, ज्यादा सुनती, और जब बोलती तो उसकी आवाज में वह ठंडक होती जो बहुत कुछ समझ लेने के बाद आती है। दोनों की दोस्ती ऐसी नहीं थी जो कॉलेज के कैंटीन में बनती है। उनकी दोस्ती उन रातों में बनी थी जब फैसले किसी फाइल पर नहीं, किसी इंसान की सांस पर लिखे जाते हैं। मिशन का पहला संकेत बहुत छोटा था, एक संदिग्ध कॉल, एक सिम जो बार बार अलग अलग टॉवर से हिट हो रही थी, लेकिन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हर बार उसी इलाके में दिखाई देता। रिकॉर्ड में नाम किसी साधारण महिला का था जिसका आधार कार्ड असल था, पर उसके चेहरे की तस्वीर अजीब तरह से बहुत साफ थी, जैसे फोटो किसी स्टूडियो में नहीं, किसी सिस्टम में बनाई गई हो। फिर एक और संकेत, स्टेशन के सीसीटीवी में एक लड़की कैमरा लेकर बार बार उसी दिशा में फ्रेम सेट करती थी जहां सुरक्षा की एक छोटी सी कमी थी। आम पर्यटक भी फोटो लेते, लेकिन आम पर्यटक किसी चौकी के पीछे वाले हिस्से की फोटो लेने में दिलचस्पी नहीं रखते।
तीसरा संकेत सबसे साधारण पर सबसे डरावना था। वह लड़की झारा लोगों से ऐसे घुलती मिलती थी जैसे वह यहां जन्मी हो। और अदिति जानती थी, अत्यधिक सहज होना भी कभी कभी अभिनय का लक्षण होता है। धूपगढ़ में एक रात, एक छोटा सा कमरा, बंद पर्दे और टेबल पर फैला हुआ नक्शा। अदिति और नेहा सामने बैठी। नक्शे पर लाल पेन से कुछ जगहों पर गोले बने थे। स्टेशन, पार्क, धर्मशाला, एक पुरानी फैक्ट्री जो अब बंद थी, और वह सड़क जो सीमा की ओर जाती थी। अदिति ने नक्शे पर उंगली रखकर कहा, देखो ये पैटर्न, हर तीसरे दिन स्टेशन, हर दूसरे दिन पार्क और हर रविवार ये बंद फैक्ट्री के आसपास। नेहा ने धीरे से कहा, ब्लॉगर को बंद फैक्ट्री में क्या मिलेगा? अदिति ने कंधे उचकाए। कहानी या कनेक्शन। नेहा ने फाइल पलटी। उसमें झारा का प्रोफाइल था जो बाहर से साधारण था। ब्लॉग के स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम के पोस्ट, कुछ स्थानीय लोगों के बयान। बहुत अच्छी लड़की है, हमारी चाय की तारीफ करती है, बच्चों से प्यार से बात करती है। नेहा ने फाइल बंद की। अच्छी होना भी ढाल हो सकती है। अदिति ने सिर हिलाया। फिर उसका स्वर धीमा हुआ। हमें उसे पकड़ना है, पर बिना शोर के, ऐसा कि उसे पता भी न चले कि कब वह हमारी गिरफ्त में आई। नेहा ने पूछा, अगर वह सच में सिर्फ ब्लॉगर निकली? अदिति की आंखों में एक पल के लिए थकान चमकी। फिर वह बोली, तो हम माफी मांग लेंगे, पर अगर वह वही निकली जो हमें लगती है और हम देर कर गए, तो माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। उस रात के बाद खेल शुरू हुआ, लेकिन यह खेल बंदूक का नहीं था, यह खेल धैर्य का था। अदिति और नेहा ने झारा के रास्तों पर अपने रास्ते बिछा दिए। वे सामने नहीं आईं, बस आसपास रहीं। बंटी की दुकान पर एक दिन अदिति पहली बार दिखी। साधारण सलवार कमीज में, सिर पर ऊनी दुपट्टा। उसने चाय पी, बंटी से पूछा, यहां कोई नई लड़की आई है क्या जो फोटो खींचती रहती है? बंटी ने हंसकर कहा, अरे हाँ मैडम, वो जारा, बहुत बढ़िया है, आप चाहो तो मिलवा दूं? अदिति ने मुस्कुराकर हाथ उठा दिया। नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। वह वहां से चली गई, पर उसकी मुस्कान में एक सवाल छिपा था जो बंटी नहीं देख पाया। दुकान के कोने में लगी एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और अदिति के दिमाग में समय भी टिक टिक कर रहा था। दूसरे दिन नेहा स्टेशन पर थी। उसने एक किताब हाथ में ली थी, जैसे वह ट्रेन का इंतजार कर रही हो। उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर घूमती रही और फिर उसने झारा को देखा। कैमरा, बैग, वही शांत चाल। झारा ने टिकट खिड़की की तरफ देखा, फिर प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से की तरफ चली गई। वहां उसने कैमरा उठाया और ठीक उसी जगह की फोटो ली जहां रेल लाइन के पास एक छोटा सा सर्विस गेट था। एक ऐसा गेट जो आम आदमी की नजर में सिर्फ लोहे का दरवाजा था, पर सुरक्षा की भाषा में पॉइंट कहलाता था। नेहा ने किताब का पन्ना पलटा, लेकिन उसकी आंखें किताब पर नहीं थीं। उसने अपने कान में लगे छोटे से वायरलेस पर धीमे से कहा, वो फिर उसी गेट की फोटो ले रही है। दूसरी तरफ अदिति की आवाज आई, शांत रहो, देखो वह किससे मिलती है। झारा ने फोटो लेने के बाद कैमरे की स्क्रीन पर झूम करके कुछ देखा, जैसे वह फ्रेम की बारीकी जांच रही हो। फिर उसने कैमरा बैग में रखा और स्टेशन के बाहर निकल गई। उसके कदमों में वही आत्मविश्वास था, लेकिन आज उसकी चाल में एक हल्की सी जल्दी थी, जैसे उसके पास समय कम हो। नेहा ने दूरी बनाकर उसका पीछा किया। लोगों की भीड़ में, सर्दियों के कपड़ों में, कोई किसी को ठीक से पहचान नहीं पाता। झारा ने सड़क पार की, एक छोटी सी मिठाई की दुकान के सामने रुकी। वहां उसने रसगुल्ले खरीदे। दुकानदार ने पूछा, बहन जी, कौन से शहर की हो? झारा ने मुस्कुराकर कहा, दिल्ली। दुकानदार हंसा, दिल्ली वाले यहां रसगुल्ले, यहां तो लस्सी पीते हैं। झारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, यही तो मजा है, हर जगह की चीज छको। उसने मिठाई का डिब्बा बैग में रखा और आगे बढ़ गई। नेहा ने मन ही मन नोट किया, डिब्बा, मिठाई का डिब्बा जो बहुत कुछ छिपा सकता था। एक माइक्रो ड्राइव, एक छोटा सा सिम, एक चिट, कुछ भी। ट्रैवल ब्लॉगर का सबसे आसान बहाना यही होता है, मैंने यह तोहफा लिया है, मैंने यह खाने को रखा है। झारा एक गली में मुड़ी। वह गली पुरानी फैक्ट्री की तरफ जाती थी, वही फैक्ट्री जिसके चारों ओर रविवार को उसकी गतिविधि देखी गई थी। आज बुधवार था। नेहा ने दूरी और बढ़ाई। सामने फैक्ट्री का टूटा हुआ गेट दिखा। अंदर सूखी घास, जंग लगे पाइप और दीवारों पर पुराने पोस्टर,
जिन पर अब सिर्फ चेहरे के हिस्से बचे थे। जगह सुनसान थी, लेकिन सुनसान जगहें अक्सर सबसे ज्यादा बोलती हैं। झारा ने गेट के पास रुककर इधर उधर देखा। उसके हाथ की उंगलियां बैग की स्ट्रैप पर कस गईं। फिर वह अंदर चली गई। नेहा ने कुछ कदम पहले रुककर छिपने की जगह देखी। पास ही एक टूटी दीवार थी। वह उसके पीछे खड़ी हो गई। अब उसे अंदर का पूरा दृश्य नहीं दिख रहा था, बस आवाजें मिल सकती थीं। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर अंदर से किसी के चलने की धीमी आवाज आई। झारा की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट। आप लेट हो गए। दूसरी आवाज पुरुष, खुरदुरी। यहां लेट होना ही बेहतर है, जल्दी करने वाले जल्दी पकड़े जाते हैं। नेहा की सांस एक पल को रुक गई। उसने तुरंत अपने वायरलेस पर कहा, कंफर्म, फैक्ट्री के अंदर मीटिंग है। एक पुरुष आवाज, लगता है हैंडलर। अदिति की आवाज आई, रिकॉर्ड कर सकती हो? नेहा ने अपने कोट की जेब में रखे छोटे से रिकॉर्डर को ऑन किया और उसे दीवार के एक छेद के पास रख दिया। अंदर से आवाजें टूट कर आ रही थीं, पर कुछ शब्द पकड़ में आ रहे थे। ट्रेन, रविवार, चेक, ड्रॉप। फिर झारा बोली, मेरे पास जो है वो सिर्फ नक्शे नहीं है, कुछ और भी है। पुरुष ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हें पता है कुछ और की कीमत क्या होती है? झारा की आवाज में पहली बार एक हल्का सा तनाव आया। मुझे बस मेरा रास्ता चाहिए। पुरुष ने कहा, रास्ता मिलेगा, लेकिन गलत वक्त पर कदम रखा तो वापस जाना मुश्किल होगा। उसके बाद आवाजें धीमी हो गईं। शायद वे पास आ गए थे। नेहा ने अपनी जगह नहीं बदली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर चेहरा शांत था। उसने खुद को याद दिलाया, भावनाएं मिशन में शोर पैदा करती हैं, और शोर दुश्मन को सतर्क कर देता है। कुछ मिनट बाद झारा बाहर निकली। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा नहीं था। उसके बैग का वजन भी थोड़ा कम लग रहा था। वह गेट से बाहर आई और ऐसे चलने लगी जैसे उसने बस लोकेशन एक्सप्लोर की हो। चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास, पर उसकी आंखें अब ज्यादा तेज थीं, जैसे उसने हवा में कुछ सूंघ लिया हो। नेहा ने दूरी बनाए रखी। झारा ने वापस वही मुख्य सड़क पकड़ी। फिर उसने एक ऑटो रोका। ऑटो वाला बोला, किधर? झारा ने कहा, स्टेशन। ऑटो चला। नेहा ने एक दूसरी ऑटो ली और पीछे रही। स्टेशन पहुंचकर झारा ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, जैसे वह किसी यात्रा के लिए तैयार हो। उसने घड़ी देखी, फिर अपने बैग से मोबाइल निकाला, साधारण वाला, और किसी को मैसेज किया। नेहा उसकी उंगलियों की चाल देख रही थी, जैसे वह शब्दों को नहीं, उनके पीछे के इरादे को पढ़ रही हो। उसी शाम अदिति ने नेहा से रिकॉर्डर लिया। दोनों ने कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग सुनी। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन कुछ शब्द, कुछ संकेत हवा की तरह कमरे में फैल गए। ड्रॉप, रविवार, ट्रेन, और सबसे अहम झारा का वाक्य, मेरे पास जो है वो सिर्फ नक्शे नहीं है, कुछ और भी है। अदिति ने रिकॉर्डिंग बंद की। उसके चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, सिर्फ चिंता थी, जो जिम्मेदारी से आती है। उसने नेहा की तरफ देखा। अगर ये कुछ और सच है तो वो सिर्फ इंटेल नहीं, शायद कोई ऐसा राज है जो एक घटना बन सकता है। नेहा ने धीरे से पूछा, हम उसे अभी उठाएं? अदिति ने नक्शे की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर। धुंध फिर लौट आई थी। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं। अभी हम उसे उठाएंगे तो हमें सिर्फ एक लड़की मिलेगी, और उसके साथ शायद एक झूठ भी। हमें उसका पूरा नेटवर्क चाहिए। उसका ड्रॉप कहाँ है, किसके लिए है, और वह कुछ और क्या है, ये सब। नेहा ने हल्की सांस ली। और अगर रविवार तक उसने वो ड्रॉप कर दिया? अदिति की आवाज कठोर हो गई। तभी तो हम रविवार का इंतजार नहीं करेंगे, हम उसका रविवार उससे पहले ही लिख देंगे। अगले दिनों में धूपगढ़ वैसा ही रहा। चाय की भाप, ट्रेन की सीटी, धुंध, लोग। लेकिन इस सामान्य शहर के भीतर अब 3 अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक कहानी लोगों की जो रोजी रोटी के लिए दौड़ते थे, दूसरी कहानी झारा की जो मुस्कान के पीछे मिशन छुपाए थी, और तीसरी कहानी अदिति नेहा की जो बिना शोर के जाल बुन रही थी। झारा को लग रहा था कि सब कुछ उसकी पकड़ में है। उसने अपने ब्लॉग पर पोस्ट डाली, धूपगढ़ की सुबहें धुंध में लिपटी हैं, पर यहां के लोगों की हिम्मत धूप जैसी है। लोगों ने लाइक किए, कमेंट किए, आप फिर आइए, हमारा शहर अच्छा लगा, कभी हमारे घर भी चाय पीने आइए। झारा ने हंसते हुए रिप्लाई किया, जरूर। और उसी रात उसने अपने असली फोन पर एक छोटा सा संदेश भेजा,
सिर्फ 4 शब्द। सब तैयार है, ट्रेन। उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया, पर्दा खींच दिया और बिस्तर पर लेटकर छत को देखने लगी। उसके मन में एक पल के लिए मां का चेहरा आया, जिसे उसने सालों से सच नहीं बताया था। फिर उसे अपने ट्रेनिंग कैंप की सुबह याद आई, जहां उसे सिखाया गया था कि मिशन से बड़ा कुछ नहीं। उसने आंखें बंद की और खुद को समझाया, बस कुछ दिन, फिर वापस, फिर सब सामान्य, फिर जीवन। लेकिन जीवन कभी फिर से सामान्य नहीं होता। यह बात झारा नहीं जानती थी। उधर अदिति और नेहा ने अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू किया। वे सीधे पुलिस को नहीं लाएंगी, वे सीधे सेना की बटालियन को नहीं बुलाएंगी, वे किसी सड़क पर उसे रोककर हंगामा नहीं करेंगी, क्योंकि झारा जैसी प्रशिक्षित अधिकारी हंगामे में नहीं पकड़ी जाती। वह हंगामे को अवसर बना लेती है। उसे पकड़ने का तरीका वही होगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, साधारणपन। अदिति ने कहा, हम उसे उसी जगह पकड़ेंगे जहां वह खुद को सबसे सुरक्षित समझती है। नेहा ने पूछा, कहां? अदिति ने एक शब्द कहा, ट्रेन। ट्रेन धूपगढ़ की नस थी। ट्रेन में लोग आते जाते, पहचान धुंधली हो जाती और हर चेहरा थोड़ी देर के लिए कहानी बन जाता। ट्रेन में झारा खुद को यात्री समझती थी, और यात्री होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि कोई तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं देखता। अदिति ने धीरे से समझाया, हम उसे यह महसूस नहीं होने देंगे कि वह गिरी है। हम उसे यह भी महसूस नहीं होने देंगे कि वह पकड़ी गई है, जब तक वह सच में पकड़ी न जाए। नेहा ने नक्शे पर उंगली रखी। और कुछ और? अदिति ने कहा, वो भी उसी के साथ आएगा, क्योंकि जो चीज वह छुपा रही है वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। वह उसे अपने पास रखेगी, जैसे इंसान अपना डर अपने पास रखता है। दिन गुजरते गए। धूपगढ़ की हवा और ठंडी हो गई। झारा ने स्टेशन पर जाने की संख्या बढ़ा दी। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ट्रेनों के टाइम देखती, कभी टिकट की लाइन में लगती, कभी चाय पीती, लेकिन उसके भीतर एक घड़ी टिक रही थी जो किसी बोर्ड पर नहीं दिखती। और फिर वह दिन आया। सुबह वही धुंध, स्टेशन पर हलचल थोड़ी ज्यादा। ट्रेन जो सीमा की ओर जाने वाली लाइन पर चलती थी, आज समय पर आने वाली थी। झारा ने अपना बैग कंधे पर डाला, बालों को टोपी के अंदर छुपाया और शीशे में खुद को देखा। एक साधारण लड़की, ट्रैवल ब्लॉगर, जो बस एक और शहर की कहानी लेकर लौट रही है। उसने रिसेप्शन पर जाकर कमरे की चाबी जमा की। बूढ़े मैनेजर ने कहा, मैडम फिर कब आओगी? झारा ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी ही। इस शहर की कहानियां खत्म थोड़ी होती हैं। मैनेजर हंसा, सही कहा, यहां तो हर धुंध में एक नई कहानी छिपी है। झारा ने सिर हिलाया। उसने बैग का स्ट्रैप कसकर पकड़ा और स्टेशन की ओर चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर वह ट्रेन खड़ी थी, धुंध में से उभरी हुई जैसे कोई लोहे का जानवर। झारा ने अपना डिब्बा देखा, स्लीपर। उसने सीट नंबर चेक किया, फिर चढ़ गई। अंदर लोगों की गंध थी, ऊनी कपड़े, सस्ते इत्र और चाय की भाप। बच्चे रो रहे थे, कोई आदमी फोन पर बोल रहा था, एक बूढ़ी औरत भगवान का नाम ले रही थी। झारा ने अपना बैग ऊपर रखा, बहुत सावधानी से, फिर खिड़की के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर वह हल्की थकान थी जो सफर से पहले आती है। उसने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर बंटी चाय वाला भी था, किसी को चाय देने आया होगा। उसने झारा को देखा और हाथ हिलाया। झारा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस मुस्कान में अलविदा भी था और मैं जीत गई का एहसास भी। ट्रेन के उसी डिब्बे में 2 और महिलाएं चढ़ीं। एक ने ग्रे रंग का शॉल ओढ़ रखा था, दूसरे ने साधारण सा बैग पकड़ा था। वे दोनों ऐसी लग रही थीं जैसे किसी रिश्तेदारी में जा रही हों। उन्होंने टिकट दिखाया, अंदर आईं और झारा से कुछ सीटें दूर बैठ गईं। झारा ने उन्हें देखा नहीं, या देखा भी तो ध्यान नहीं दिया। ट्रेन में चेहरों पर कौन ध्यान देता है, लेकिन अदिति और नेहा ने झारा को देख लिया था। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे डॉक्टर किसी रोग को नहीं, उसके लक्षणों के पीछे छिपे कारण को देखता है। अदिति ने खिड़की के बाहर देखा, फिर धीमे से नेहा के कान में कहा, शुरू? नेहा ने बिना देखे जवाब दिया, शुरू। ट्रेन ने झटका खाया, फिर धीरे धीरे चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा। धूपगढ़ की धुंध और चाय की दुकानें सब पीछे जाते हुए छोटे छोटे दृश्य बन गए। झारा ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वह अपने मिशन की आखिरी सीढ़ी पर है। उसने अपने बैग की तरफ देखा, जहां वह कुछ और छिपा था। उसने उंगलियां हल्की सी सिकोड़ लीं, जैसे वह खुद को भरोसा दिला रही हो कि सब उसके नियंत्रण में है। उसी समय
ट्रेन के डिब्बे में चाय वाला घुसा। चाय चाय, उसकी आवाज परिचित थी, लेकिन उसका चेहरा झारा ने ठीक से नहीं देखा। चाय वाला झारा की सीट के पास आया। उसने पूछा, मैडम चाय? झारा ने सिर हिलाया। हाँ। चाय वाले ने कुल्हड़ आगे बढ़ाया। झारा ने पैसे निकालने के लिए पर्स खोला। उसी पल चाय वाले की कलाई पर बंधी घड़ी की चमक ने उसे चौंकाया। वह चमक किसी दुकानदार की नहीं, किसी अनुशासित आदमी की लगती थी। उसकी उंगलियां भी बहुत स्थिर थीं, बहुत नियंत्रित। झारा ने कुल्हड़ लिया, पर उसकी नजर एक सेकंड के लिए चाय वाले के चेहरे पर गई। उसे लगा, ये चेहरा, ये आवाज, कुछ। चाय वाला आगे बढ़ गया। झारा ने कुल्हड़ की गर्मी हथेली में महसूस की, पर उसके भीतर ठंड उतर आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। डिब्बे के दूसरे छोर पर दो महिलाएं बैठी थीं, और उनमें से एक की आंखें ठीक उसी तरह देख रही थीं जैसे किसी ने उसे पहले भी देखा हो। बहुत ध्यान से, बहुत शांत। झारा ने धीरे से खुद को समझाया, पैरानोया, सफर का तनाव। उसने कुल्हड़ होंठों के पास ले गया। चाय की भाप उसकी आंखों तक गई और वह धुंधली हो गई। लेकिन तब भी उस धुंध के पीछे उसे साफ दिख रहा था, कोई खेल शुरू हो चुका है। और यह खेल उसकी शर्तों पर नहीं था। उसने बैग की तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी और पटरियां किसी धागे की तरह आगे भाग रही थीं। झारा की उंगलियां अनजाने में बैग की स्ट्रैप पर कस गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी, लेकिन आंखों की खामोशी में पहली बार एक सवाल उभरा, क्या मैं अकेली हूं? और उसी सवाल के साथ कैप्टन अदिति सिंह ने अपनी सीट से बहुत सहजता से उठकर अपना शॉल ठीक किया, जैसे वह बस वॉशरूम जा रही हो। वह धीरे धीरे चलती हुई झारा की ओर बढ़ी, इतनी सामान्य कि कोई भी उसे देखकर ध्यान न दे। झारा ने चाय का घूंट लिया। उसका गला गर्म हुआ, लेकिन मन में एक ठंडा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि उसे अचानक समझ आने लगा था, उसके चारों तरफ बैठे लोग शायद साधारण यात्री नहीं हैं। और जब एक जासूस को यह समझ आने लगे, तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। झारा ने कुल्हड़ को होंठों से लगाया, पर स्वाद उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाया। चाय गर्म थी, अदरक तेज, पर उसके भीतर कहीं एक पतली सी सर्द रेखा खिंच गई थी, जैसे किसी ने रीढ़ पर उंगली रखकर बता दिया हो कि अब तुम अकेली नहीं हो। उसने खिड़की से बाहर देखने का अभिनय किया, ताकि सामने वाला उसकी आंखों की हलचल न पड़ पाए। धुंध के पार खेत दौड़ रहे थे, तारों की बाढ़ भाग रही थी, और कहीं कहीं छोटे छोटे ढाबे ऐसे दिखते जैसे दुनिया अभी भी सामान्य हो। लेकिन उसकी दुनिया के भीतर कुछ बदल चुका था। वह बिना पीछे देखे भी महसूस कर सकती थी कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। कदमों की गति, कपड़े की खरखराहट, किसी स्त्री की हल्की सी परफ्यूम, ये सब एक साथ मिलकर एक संकेत बने। उसने चाय का एक और घूंट लिया ताकि हाथों की कंपन छिप जाए। फिर उसने अपने दाएं हाथ की अनामिका से बैग की स्ट्रैप पर हल्का दबाव डाला। यह उसकी पुरानी आदत थी, खतरे के वक्त खुद को जागता रखने की। अदिति उसके पास वाली सीट पर नहीं बैठी, वह सीधे पास आकर भी नहीं रुकी। उसने पहले डिब्बे के बीच में खड़े होकर चारों तरफ ऐसे देखा जैसे सीट ढूंढ रही हो, फिर बहुत सामान्य तरीके से जरा कि बगल वाली खाली सीट की तरफ उंगली की। माफ कीजिएगा, यह सीट खाली है? झारा ने सिर उठाकर उसे देखा। वही आंखें, वही शांत ठहराव। झारा ने तुरंत अपना चेहरा पर्यटक वाला बना लिया, थोड़ा थका, थोड़ा दोस्ताना। हाँ बैठिए। अदिति बैठ गई। उसका शॉल करीने से कंधे पर था, हाथों में एक थैला और माथे पर हल्की सी शिकन, ऐसी शिकन जो किसी जिम्मेदार इंसान के चेहरे पर अपने आप रहती है। उसने झारा के कुल्हड़ को देखा। चाय अच्छी मिलती है क्या इस ट्रेन में? झारा ने हल्की हंसी हंसी। किस्मत पर है, कभी कभी तो इतनी पतली कि लगता है सिर्फ रंग है। अदिति ने सिर हिलाया जैसे उसने यही सुना था। वैसे आप ट्रैवल करती रहती हैं? झारा की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। यह सवाल सामान्य था, बहुत सामान्य, लेकिन ठीक यही सामान्यपन सबसे खतरनाक होता है। उसने मुस्कान को जरा चौड़ा किया। हाँ, ब्लॉग लिखती हूं, बॉर्डर साइड की जिंदगी, लोगों की कहानियां। अदिति ने बहुत सहजता से कहा। अच्छा, बॉर्डर की कहानियां, बड़ी हिम्मत चाहिए है ना? यहां तो हर बात पर लोग सतर्क हो जाते हैं। झारा ने कंधे उचकाए। सतर्क रहना बुरा नहीं, लेकिन डर कर जीना भी तो सही नहीं। अदिति ने उसकी तरफ देखा।
बहुत ध्यान से, पर ऐसे नहीं जैसे घूर रही हो। सही बात है, पर कई बार डर बचाता भी है। झारा ने हंसकर बात उड़ा दी। आपका नाम क्या है? अदिति ने बिना अटके कहा। आदित्य। मैं झारा। ज़ारा। अदिति ने नाम को दोहराया, जैसे वह उसके स्वाद को जीभ पर रखकर पहचान रही हो। सुंदर नाम है। झारा ने धन्यवाद कहा और खिड़की की तरफ देख लिया। उसके भीतर दिमाग किसी मशीन की तरह चल रहा था। अदिति, यह नाम उसने धूपगढ़ में पहले नहीं सुना था, पर शहर छोटा था, नाम जल्दी फैलते हैं। अगर यह कोई साधारण यात्री होती तो बंटी चाय वाले के यहां कभी ना कभी उसका जिक्र होता। और सबसे बड़ा संकेत, अदिति की आंखें। उनमें जिज्ञासा थी, पर वह जिज्ञासा लेखक की नहीं थी, वह जिज्ञासा शिकारी की थी। ट्रेन झटके खाती हुई आगे बढ़ रही थी। डिब्बे में शोर था, बच्चों की चिक चिक, मोबाइल पर बजते गाने और चाय वाले की आवाज। लेकिन ज़ारा के कान सिर्फ अदिति के सांसों की लय सुन रहे थे। बहुत नियंत्रित, बहुत स्थिर। ज़ारा ने अपने भीतर की घबराहट को नीचे दबाया और अपना फोन निकाला, साधारण वाला। उसने स्क्रीन ऑन की, जैसे नेटवर्क चेक कर रही हो। एक छोटा सा संदेश टाइप करने का विचार उसके मन में आया। बस एक कोड वर्ड, बस इतना कि हैंडलर समझ जाए। पर उसके हाथ रुक गए। अगर यह निगरानी है तो सबसे पहले वही देखेंगे कि वह किसे मैसेज कर रही है। अदिति ने उसके फोन की तरफ देखा, फिर बहुत सामान्य स्वर में कहा, नेटवर्क मिल रहा है? झारा ने हल्की सी झूठी निराशा दिखाकर कहा, कभी मिलता है, कभी चला जाता है। बॉर्डर की तरफ तो और भी मुश्किल हो जाता है। अदिति ने हूं कहा। वैसे आप कहां तक जा रही हैं? झारा ने पहले से तय जवाब दिया। आगे वाले स्टेशन तक, वहां से एक दोस्त के पास। दोस्त? अदिति के स्वर में हल्की सी नरमी थी। अच्छा है, सफर में दोस्त होना चाहिए। झारा मुस्कुराई। हाँ। 2 सेकंड की खामोशी। फिर अदिति ने ऐसे पूछा जैसे बातों बातों में पूछ रही हो, आपने यहां कौन कौन सी जगह देखी? धूपगढ़ में? झारा ने तुरंत अपने ब्लॉग वाले जवाब निकाल दिए। मंदिर, गुरुद्वारा, स्टेशन, बाजार, बंटी की चाय। वह बोलती रही और खुद को सामान्य दिखाती रही, लेकिन उसे महसूस हो रहा था अदिति उसके शब्द नहीं सुन रही, वह उसके बीच की खाली जगहें सुन रही है। वह देख रही है कि झारा किस जगह का नाम लेने से बच रही है, और झारा जानती थी वह कौन सी जगहें हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। बंद फैक्ट्री, सर्विस गेट, वह सड़क, वह चौकी, वह ड्रॉप। अदिति ने अचानक कहा, आपकी आवाज में दिल्ली का असर कम है। झारा का दिल एक पल के लिए नीचे गिरा। उसने तुरंत हंसकर कहा, मैं जगह जगह रही हूं ना, आवाज भी घूम जाती है। अदिति ने मुस्कुराया, पर मुस्कान में गर्मी नहीं थी। हाँ, घूम तो जाती है। उसी वक्त डिब्बे के दूसरे छोर से नेहा उठी। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी, जैसे उसे वॉशरूम जाना हो। वह झारा की सीट से कुछ कदम दूर रुकी, खिड़की के पास खड़े आदमी से जगह मांगी, फिर वहीं ठहर गई। उसकी आंखें झारा पर नहीं थीं, पर उसका ध्यान झारा से हट भी नहीं रहा था। वह पूरे डिब्बे का तापमान पढ़ रही थी। कौन किस तरफ देख रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन सिर्फ सोने का अभिनय कर रहा है। झारा ने नेहा को देखा, वही चेहरा जिसे उसने प्लेटफॉर्म पर देखा था, किताब वाली। तब उसने खुद से कहा था, सिर्फ संयोग। लेकिन संयोग 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी। पर जब संयोग एक पैटर्न बन जाए तो वह संयोग नहीं रहता। झारा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर अपने दिमाग की ट्रेनिंग को सामने रखा। पहला नियम, घबराओ मत। दूसरा नियम, तुम्हें जो दिख रहा है उसका मतलब तुरंत मत निकालो। तीसरा नियम, अगर खतरा है तो भी खुद को सामान्य रखो। सामान्यपन सबसे बड़ा बचाव है। अदिति ने धीरे से कहा, आपके बैग में कैमरा भारी है? झारा ने गर्दन घुमाकर बैग की तरफ देखा। हाँ, थोड़ा। अदिति ने ऐसे कहा जैसे वह सचमुच दिलचस्पी ले रही हो। कैमरा कौन सा है? मैं भी फोटो खींचती हूं। झारा ने एक झूठा मॉडल बता दिया, ऐसा मॉडल जो आम है पर उसके पास असल में नहीं था। अदिति ने सिर हिलाया। अच्छा? उस अच्छा में झारा ने कुछ पकड़ा, जैसे अदिति ने उसके झूठ को नोट कर लिया हो। झारा की हथेलियां हल्की सी नम हो गईं। उसने कुल्हड़ खाली करके नीचे रख दिया और उठने का बहाना खोजने लगी। वॉशरूम, पानी, कुछ भी। वह उठी। मैं वॉशरूम जाकर आती हूं। अदिति ने रास्ता देते हुए कहा। जी जरूर।
झरा आगे बढ़ी, पर जैसे ही वह नेहा के पास से निकली, नेहा भी हल्का सा हटी, इतना कि रास्ता भी मिले और घेरा भी बना रहे। झारा को वह घेरा महसूस हुआ। वह वॉशरूम तक पहुंची, अंदर गई, दरवाजा बंद किया। वॉशरूम की छोटी सी जगह में उसकी सांसें तेज थीं। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा वही था, शांत, साधारण, लेकिन आंखों में अब सतर्कता की धार तेज थी। उसने अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। वहां एक छोटा सा पतला पैकेट था। वही, कुछ और, कोई नक्शा नहीं, कोई नोट नहीं, एक माइक्रो ड्राइव और उसके साथ एक छोटी सी स्ट्रिप जिस पर कुछ अंक लिखे थे। अंक ऐसे नहीं थे जो किसी बैंक के हों, वे ऐसे अंक थे जो किसी सिस्टम की चाबी हो सकते हैं। कोड, एक्सेस और शायद किसी चीज को ऑन करने का रास्ता। उसने स्ट्रिप को फिर अंदर रखा, फिर फोन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने स्क्रीन पर उंगली रखकर खुद को स्थिर किया। उसे एक संदेश भेजना था, बस एक। लेकिन तभी उसे नेटवर्क बार फिर गिरता दिखा। एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे कोई हाथ बार बार तार काट रहा हो। झारा का दिल धड़का। ट्रेन में नेटवर्क गिरना सामान्य है, पर गिरने का तरीका कभी कभी असामान्य होता है। उसे याद आया, ट्रेनिंग में कहा गया था कि कभी कभी दुश्मन तुम्हें बोलने नहीं देता ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। उसने फोन बंद किया और जेब में रख लिया। उसने नल खोलकर हाथ धोए, इतनी देर ताकि बाहर किसी को शक न हो। फिर उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब बाहर निकली तो वह फिर से झारा ब्लॉगर बन चुकी थी, लेकिन बाहर दृश्य बदल चुका था। नेहा अब वॉशरूम के ठीक सामने नहीं थी, पर वह पास ही खड़ी थी, ऐसे जैसे वह अपनी ही बारी का इंतजार कर रही हो। और डिब्बे में वही चाय वाला फिर दिखाई दिया, वही घड़ी, वही स्थिर उंगलियां। इस बार वह चाय नहीं बेच रहा था, वह बस खड़ा था, किसी यात्री से बात कर रहा था, बहुत धीमे, बहुत पास से। यात्री का चेहरा सख्त था और उसकी आंखें इधर उधर स्कैन कर रही थीं। झारा ने धीरे से अपनी चाल बनाए रखी और अपनी सीट की तरफ बढ़ी। अदिति अब भी वहीं बैठी थी। उसने जैसे ही झारा को लौटते देखा, उसने ऐसे पूछा जैसे दो बहनें बात कर रही हों। सब ठीक? झारा ने मुस्कान बनाई। हाँ, सब ठीक। अदिति ने सिर हिलाया। अच्छा। झारा बैठ गई। उसने बाहर देखा। खेत अब ज्यादा खाली थे, धुंध कम थी, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार स्थिर थी, पर डिब्बे में एक अदृश्य रफ्तार बढ़ रही थी, मानसिक रफ्तार। झारा जानती थी, अगर ये लोग सच में उसके पीछे हैं तो वे उसे ऐसे ही खुलकर नहीं पकड़ेंगे। वे पहले उसे थकाएंगे, उसके विकल्प सीमित करेंगे और फिर एक ऐसे पल में जाल कसेंगे जब वह खुद को सबसे सुरक्षित समझेगी। उसने खुद को मजबूर किया कि वह पहले कदम न उठाए। पहले कदम उठाने वाला अक्सर गलत होता है। अदिति ने धीरे धीरे बातों का रुख बदल दिया। शहर, मौसम, खाना, और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उसने कहा, धूपगढ़ में बंद फैक्ट्री देखी आपने? झारा की रीढ़ में एक बर्फ की सुई उतर गई। उसका चेहरा वैसे ही रहा, लेकिन आंखों की पुतलियां 1 मिलीमीटर से कुड़ी। वह हंसी। बंद फैक्ट्री? कौन सी? अदिति ने बहुत साधारण तरीके से कहा, वही जो स्टेशन से थोड़ा आगे है, पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री। लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं। झारा ने हंसकर कहा, मैं भूतों से डरती हूं, मैं वहां नहीं गई। अदिति ने अच्छा कहा, और पहली बार उसकी आवाज में एक बहुत हल्का सा दबाव आया। पर आपके कैमरे में उस फैक्ट्री के बाहर की एक फोटो है। झारा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ी। कैमरे में? उसने तो कैमरा किसी को दिखाया ही नहीं। क्या उन्होंने उसका कैमरा हैक किया? नहीं, ट्रेन में यह संभव नहीं। तो फिर सीसीटीवी या स्टेशन पर ली गई तस्वीरों का बैकग्राउंड, या कोई भ्रम? उसने खुद को संभाला। आप मेरे कैमरे की बात कैसे जानती हैं? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, मैं फोटो में दिलचस्पी रखती हूं ना। धूपगढ़ छोटा शहर है, यहां लोग बात करते हैं। आप चर्चित हैं। यह जवाब बहुत नरम था, पर भीतर छिपा हुआ चाकू था। झारा समझ गई, ये लोग उसे बताना चाहते हैं कि वे जानते हैं, लेकिन वे इतना नहीं बताना चाहते कि झारा डरकर कोई पागल कदम उठा ले। झारा ने अपनी मुस्कान को और सामान्य किया। हो सकता है किसी और ने कहा हो, मेरे कैमरे में तो बहुत फोटो हैं, मैंने हर गली की फोटो ली है। अदिति ने उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीमे से, ऐसे जैसे वह सिर्फ खुद को सुनाना चाहती हो, बोली, हर गली की नहीं,
सिर्फ उन्हीं की जिनका रास्ता कहीं और निकलता है। झारा ने इस बार बाहर देखने का अभिनय नहीं किया। उसने सीधा अदिति की आंखों में देखा। आप कहना क्या चाहती हैं? अदिति ने गहरी सांस ली। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस समझना चाहती हूं। आप जैसी लड़की धूपगढ़ जैसे शहर में महीनों क्यों? झारा के पास जवाब था, ब्लॉग, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्री। लेकिन अब वह जानती थी जवाब का सही होना जरूरी नहीं, जवाब का भरोसेमंद होना जरूरी है। उसने कहा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियां लिखना चाहती हूं जो लोग पढ़ें, क्योंकि सीमा पर रहने वाले लोग भी दुनिया के लायक हैं। अदिति की आंखें कुछ सेकंड के लिए नरम हुईं, जैसे उसे भी यह बात सच लगी हो। और यही अदिति की सबसे खतरनाक क्षमता थी। वह सच और झूठ के बीच ऐसे चल सकती थी जैसे दोनों उसके लिए एक ही सड़क हों। तभी नेहा आगे आई। उसने बहुत सहज तरीके से अदिति के पास झुककर कहा, दीदी, आपका फोन बज रहा था, शायद नेटवर्क आ गया। यह दीदी शब्द इतना घरेलू था कि आसपास कोई सतर्क न हुआ। अदिति ने हाथ बढ़ाकर फोन लिया, जो असल में उसका फोन नहीं था, सिर्फ एक बहाना था। उसने स्क्रीन देखी और उठकर बोली, मैं जरा बात करके आती हूं। वह उठी और डिब्बे के बीच की तरफ चली गई। झारा अकेली रह गई, लेकिन अकेली नहीं। नेहा अब उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई थी। उसने अपना बैग गोद में रखा और ऐसे पर्स में हाथ डाला जैसे कुछ ढूंढ रही हो। झारा ने उसे देखा। नेहा ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा, बिना मुस्कान, बिना नफरत, बिना किसी भाव के। झारा के पेट में हल्की सी मरोड़ उठी। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, आपका पासपोर्ट कहाँ का है? झारा की सांस अंदर अटक गई। यह सवाल ट्रेन में कोई अजनबी नहीं पूछता। उसने सख्ती दिखाई। आप कौन हैं? नेहा ने शांत स्वर में कहा, वही जो आप नहीं चाहती कि मैं हूं। झारा का गला सूख गया। उसने आसपास देखा। लोग अपनी दुनिया में थे। किसी बच्चे का दूध गिर गया था, मां डांट रही थी। 2 लड़के लूडो खेल रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था। यही तो सबसे डरावना था। यहां मदद भी शोर बनकर आती और शोर ही इनका हथियार था। झारा ने खुद को संभाला और बहुत धीमे, बहुत नियंत्रित स्वर में बोली, अगर आप मुझे परेशान कर रही हैं तो मैं टीटी को बुला सकती हूं। नेहा ने हल्की सी हंसी हंसी, पर उसकी हंसी में मजाक नहीं था। टीटी अभी व्यस्त है। झारा की आंखें 1 सेकंड के लिए डिब्बे के दरवाजे की तरफ गईं। वहां वही चाय वाला खड़ा था और अब उसके बगल में वही सख्त आंखों वाला आदमी भी था। यह कोई टीटी नहीं था। टीटी की वर्दी नहीं, मगर चाल में वही अधिकार। झारा समझ गई, कंट्रोल अब उनके पास है। नेहा ने बहुत धीमे से कहा, हम हंगामा नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगी। ये ट्रेन चलती रहेगी, लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त रहेंगे और आप हमारे साथ उतरेंगी। झारा ने होंठ भींच ली। किस अधिकार से? नेहा ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अधिकार की बात मत कीजिए, आप जानती हैं यह अधिकार किसके पास होता है? झारा ने एक पल के लिए हिम्मत जुटाई। अगर मैं मना कर दूं? नेहा ने बहुत शांत तरीके से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आप खुद को उस स्थिति में ले जाएंगी जहां हमें विकल्प चुनने पड़ेंगे, और हमें विकल्प चुनना पसंद नहीं। झारा का दिमाग तेज चल रहा था। उसे बचना था, लेकिन कैसे? ट्रेन चल रही है, खिड़की से कूदना पागलपन होगा। और अगर ये लोग सच में इंटेल हैं तो प्लेटफॉर्म पर भी उनकी टीम होगी। उसका सबसे सुरक्षित तरीका था समय खरीदना। समय खरीदकर वह कुछ और को सुरक्षित कर सकती थी, या कम से कम उसे नष्ट कर सकती थी, ताकि वह उनके हाथ न लगे। उसने धीरे से कहा, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं सिर्फ ब्लॉगर हूं। नेहा ने सिर हिलाया, जैसे वह यह उम्मीद कर रही थी। अगर आप सिर्फ ब्लॉगर हैं तो बताइए, आप बंद फैक्ट्री में बुधवार को किससे मिली थी? झारा की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, वह चमक जो फंसे हुए जानवर की होती है। फिर उसने खुद को संभाला। मैं किसी से नहीं मिली। नेहा ने बहुत धीमे से कहा, हमारे पास रिकॉर्ड है। झारा ने झूठा आत्मविश्वास दिखाया। फिर भी आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकती। नेहा ने अपनी उंगली से अपने बैग की जिप को हल्का सा खींचा, जैसे वह पर्स खोल रही हो। लेकिन झारा को दिख गया, अंदर एक आईडी कार्ड का कोना, किसी सरकारी विभाग का। पूरा नहीं दिखा, पर इतना कि झारा का झूठ हिल जाए। नेहा ने उस कार्ड को पूरी तरह बाहर नहीं निकाला। उसने बस इतना कहा, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम आपको बचा रहे हैं, क्योंकि आपने जो खेल शुरू किया है
उसमें आपकी जान भी खतरे में है। झारा ने कटाक्ष किया, बचाने का यह तरीका? नेहा ने धीरे से कहा, अगर आप समझदार हैं तो यह तरीका ही आपके लिए सबसे सुरक्षित है। झारा की आंखें खिड़की के बाहर दौड़ती हुई जमीन पर थीं। उसे लगा जैसे ट्रेन की पटरियां उसके दिमाग के भीतर बन गई हैं और उस पर एक निर्णय दौड़ रहा है। वह जानती थी, अगर वह अभी कुछ भी गलत करती है तो यह लोग उसे दबोच लेंगे। अगर वह शांत रहती है तो शायद उसे बोलने का मौका मिलेगा, और बोलते हुए वह किसी तरह संकेत भेज सकती है या किसी को भ्रमित कर सकती है। तभी अदिति वापस आई। अब उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। वह वही चेहरा था जो रात के कमरे में नक्शे के ऊपर झुका हुआ था, कठोर, स्पष्ट और जिम्मेदारी से भरा हुआ। उसने झारा के सामने वाली सीट पर बैठी नेहा को देखा, फिर झारा की तरफ देखा। ने बहुत हल्के स्वर में कहा, झारा, हम जानते हैं आप कौन हैं। झारण हंसने की कोशिश की। आप बहुत फिल्में देखती हैं। अदिति ने झुककर बहुत धीमे से कहा, फिल्मों में हंगामा होता है, यहां नहीं होगा। यहां बस एक सवाल होगा और आपका जवाब। झारा ने उसके होंठों की तरफ देखा। उनमें कोई क्रूरता नहीं थी, सिर्फ ठंडा फैसला था। कौन सा सवाल? अदिति ने कहा, आप ड्रॉप कहां करने जा रही हैं? झारा के अंदर कुछ टूटकर गिरा, लेकिन उसका चेहरा फिर भी स्थिर रहा। मैं नहीं जानती आप किसकी बात कर रही हैं। अदिति ने बिना आवाज ऊंची के कहा, बंद फैक्ट्री में आपने कहा था, मेरे पास जो है वो सिर्फ नक्शे नहीं है, कुछ और भी है। वो कुछ और क्या है? झारा ने तुरंत अपने हाथों को गोद में रखकर उंगलियां फंसा लीं ताकि वह जेब की तरफ न जाए। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, आप लोग मेरी बातें सुन रहे थे? अदिति ने कहा, आपने हमें मजबूर किया। झारा ने पलटकर वार किया, तो आप ही बताइए, अगर आप सच में इतने ही सक्षम हैं तो कुछ और क्या है? अदिति की आंखें पतली हुईं। वह झारा के चेहरे पर एक एक हलचल पड़ रही थी। फिर उसने कहा, वही जानने के लिए तो हम आपको साथ उतरने को कह रहे हैं। झारा ने अपने भीतर का गुस्सा बाहर नहीं आने दिया। गुस्सा उसे कमजोर कर देता। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, और अगर मैं साथ न उतरूं? अदिति ने 1 सेकंड का विराम लिया। फिर उसने वही शब्द कहे जो किसी धमकी की तरह नहीं, किसी सच्चाई की तरह लगे। तो यह ट्रेन आपके लिए आखिरी यात्रा बन सकती है, और यह हम नहीं चाहते। झारा ने अचानक समझा, ये लोग उसे डराकर नहीं, समझाकर पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि डर से वह कोई खतरनाक कदम उठा सकती है, और वे नहीं चाहते कि कुछ और कहीं खो जाए। यह कुछ और उनके लिए उससे भी बड़ा है। उसने बहुत धीरे से कहा, आप मुझे कहां ले जाएंगी? नेहा ने कहा, अगले छोटे स्टेशन पर उतरेंगे, वहां कोई भीड़ नहीं होगी। झारा के दिमाग में एक और संकेत चमका। छोटा स्टेशन, भीड़ नहीं, मतलब ऑपरेशन साफ, बिना गवाह। उसने मुस्कुराया, तो आप चाहती हैं कि मैं चुपचाप उतर जाऊं, जैसे मैं खुद ही अपराधी मान रही हूं? अदिति ने कहा, नहीं, हम चाहते हैं कि आप चुपचाप उतर जाएं, ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। झारा ने चारों तरफ देखा। एक बच्चा खिड़की से बाहर देखकर खुश हो रहा था। एक बुजुर्ग आदमी अपनी दवा निकाल रहा था। 2 महिलाएं आपस में शादी की बात कर रही थीं। ये लोग सच में कुछ नहीं जानते थे, और अगर झारा ने कुछ भी किया तो इन्हीं में से कोई घायल होगा। यही तो जाल था, मानव ढाल का, नैतिकता का। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग चालाक हैं। वह खुद भी चालाक थी। उसे किसी भी कीमत पर कुछ और उनके हाथ नहीं लगने देना था। अगर वह पकड़ी भी जाए तो कम से कम वह ड्राइव, वह स्ट्रिप, वह उनके हाथ में ना आए। उसने बहुत शांत होकर कहा, ठीक है, मैं उतर जाऊंगी, लेकिन एक शर्त। अदिति ने पूछा, क्या? झारा ने कहा, आप मुझे हथकड़ी नहीं लगाएंगी और मेरे सामान को मेरे सामने ही चेक करेंगी। नेहा ने अदिति की तरफ देखा। अदिति ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। झारा ने मन ही मन राहत की सांस ली। यह उसका पहला छोटा सा जीत था। मेरे सामने चेक, इसका मतलब उसे मौका मिलेगा। मौका, समय, और समय में वह किसी तरह ड्राइव को नष्ट कर सकती है। उसे बस 1 सेकंड चाहिए था, बस 1 सेकंड। ट्रेन अब धीमी हो रही थी। बाहर एक छोटा स्टेशन आने वाला था। एक प्लेटफॉर्म, एक पानी की टंकी और 2-3 झोपड़ियां। धुंध फिर बढ़ रही थी। स्टेशन का नाम बोर्ड पर धुंध से आधा छिपा था। ट्रेन ने सीटी दी और रुकने लगी। अदिति ने खिड़की के बाहर देखा, फिर बहुत धीमे से बोली,
यही है। झारा उठी। उसने बैग उतारा, बहुत सावधानी से, जैसे कुछ टूट जाएगा। अदिति भी उठी, नेहा भी। चाय वाला और वह सख्त आदमी भी दरवाजे के पास आ गए। अब उनमें अभिनय की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी कोई वर्दी नहीं पहनी थी। उनकी शक्ति उनकी वर्दी में नहीं, उनकी उपस्थिति में थी। ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर घुसी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। 2-3 लोग दूर खड़े थे, शायद किसी रिश्तेदार का इंतजार। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद सा लग रहा था। एक कुत्ता प्लेटफॉर्म पर सुस्त पड़ा था। झारा नीचे उतरी, उसके पीछे अदिति, फिर नेहा। उन्होंने उसे चारों तरफ से नहीं घेरा, उन्होंने बस उसके आसपास एक ऐसा अदृश्य घेरा बना दिया कि वह भाग भी नहीं सकती और उसे लगे भी नहीं कि उसे घेरा जा रहा है। यह रणनीति झारा को छुभ रही थी, क्योंकि यह उसी की रणनीति जैसी थी। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही एक पुरानी सी जीप खड़ी थी, बिना किसी खास निशान के, बस सरकारी सादगी वाली। ड्राइवर की आंखें तेज थीं और उसने बिना बोले दरवाजा खोल दिया। अदिति ने कहा, बैठिए। झारा बैठ गई। उसके बगल में नेहा बैठी, सामने अदिति। जीप चली, स्टेशन पीछे छूट गया। ट्रेन की आवाज भी दूर हो गई। अब चारों तरफ खेत थे और धुंध थी। एक कच्चा रास्ता जीप के टायरों के नीचे चरमराता जा रहा था। झारा ने धीरे से पूछा, आपका नाम सच में अदिति है? अदिति ने बिना झूठ बोले कहा, हाँ, और इसका सच होना आपके लिए अभी मायने नहीं रखता। झारा ने दांत दबाए। तो आप सच सुनना चाहती हैं? अदिति ने कहा, हाँ, और आप भी सच सुनने वाली हैं। जीप कुछ मिनट चली और एक छोटे साधारण से भवन के सामने रुकी। ऐसा भवन जो किसी ग्रामीण कार्यालय जैसा लगता, पर उसकी दीवारें नई थीं और उसके आसपास का सन्नाटा बहुत अनुशासित था। अंदर जाते ही एक छोटा कमरा मिला। एक मेज, 3 कुर्सियां और कोने में एक हीटर जो चालू नहीं था। कमरे में गर्मी नहीं, बस इंतजार था। अदिति ने बहुत सामान्य तरीके से कहा, बैठिए। झारा बैठ गई। नेहा दरवाजे के पास खड़ी रही, बिल्कुल चुप। अदिति ने मेज पर एक छोटा सा ट्रे रख दिया, जिसमें पानी की बोतल और एक पेपर कप था। फिर उसने अपना शॉल उतारकर कुर्सी की पीठ पर रखा। अब वह और भी स्पष्ट दिख रही थी। कंधे सीधे, आंखें स्थिर, जैसे उसका शरीर भी आदेशों में ढला हो। अदिति ने कहा, आपके बैग को हम आपके सामने चेक करेंगे। झारा ने सिर हिलाया और मन ही मन तैयार हो गई। यही पल है, बस 1 सेकंड। अदिति ने बैग खोला। कैमरा, कपड़े, चार्जर, नोटबुक, कुछ स्नैक्स, सब बिल्कुल पर्यटक जैसा। अदिति ने सब बाहर निकाला और बहुत शांत तरीके से देखती गई। उसकी उंगलियां तेज नहीं थीं, वह जल्दी नहीं कर रही थी, क्योंकि जल्दी करने से चीजें छूटती हैं, और वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर अदिति ने झारा की नोटबुक उठाई। उसमें शहर के लोगों के नाम, चाय की दुकान का जिक्र, कुछ स्केच, सब सामान्य। झारा के भीतर एक क्षण के लिए गर्व उभरा, उसने अच्छी तैयारी की थी। लेकिन फिर अदिति ने नोटबुक के आखिरी पन्ने पर उंगली रखी, जहां कागज थोड़ा मोटा था, जैसे किसी ने 2 पन्ने चिपकाए हों। अदिति ने झारा की आंखों में देखा। यह क्या है? झारा के होंठ सूखे। उसने झूठ बोला, कुछ नहीं, बस। अदिति ने धीरे से उस मोटे हिस्से को खींचा। कागज के नीचे एक पतला स्लॉट निकला और उसमें एक खाली जगह। खाली। अदिति ने धीमे से कहा, आप होशियार हैं, पर आप यह मानकर चल रही हैं कि हम बेवकूफ हैं। झारा ने तुरंत कहा, वहां कुछ नहीं था। अदिति ने सिर हिलाया, वहां था, और आप उसे ट्रेन में ही कहीं निकाल चुकी हैं। झारा ने पहली बार महसूस किया कि उसके हाथ ठंडे हो चुके हैं। अगर उन्होंने यह पकड़ लिया है तो वे बाकी भी पकड़ लेंगे। लेकिन उसने ड्राइव नोटबुक में नहीं रखी थी, उसने उसे कोट की अंदर वाली जेब में रखा था, और वही कुछ और अभी भी उसके पास था। अदिति ने बहुत शांत स्वर में कहा, अब आपका कोट। झारा का मन एक पल के लिए चीखा, लेकिन चेहरा स्थिर रहा। उसने धीरे से कोट उतारना शुरू किया, और उसी क्षण उसने अपनी उंगली को अंदर वाली जेब की तरफ मोड़ा। उसे बस इतना करना था कि ड्राइव को बाहर निकालकर मुट्ठी में दबा ले और फिर उसे तोड़ दे। उसे पता था कैसे। धातु की मेज का किनारा, एक दबाव, और बस। लेकिन वह बस नहीं हुआ, क्योंकि नेहा, जो अब तक दरवाजे के पास चुप खड़ी थी, एकदम उसके पीछे आ गई। उसकी पकड़ हिंसक नहीं थी, पर इतनी सटीक थी कि झारा की कलाई हवा में ही रुक गई।
नेहा ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई कांच का गिलास पकड़ रही हो। टूटे नहीं, फिसले नहीं। नेहा ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, मत कीजिए। झारा ने झटका देने की कोशिश की, लेकिन नेहा की पकड़ लोहे जैसी थी। नेहा ने धीरे धीरे झारा का हाथ नीचे किया, फिर बहुत शांति से कहा, आपके पास जो है वो सिर्फ आपकी जान नहीं, दूसरों की जान भी तय कर सकता है। झारा की आंखों में गुस्सा भर आया। तुम्हें क्या पता? अदिति ने कुर्सी से उठकर एक कदम आगे बढ़ाया। हमें इतना पता है कि आप जिस चीज को बचाने की कोशिश कर रही हैं वह साधारण इंटेल नहीं है। झारा ने हंसी। इस बार उसकी हंसी में कटुता थी। आप लोग जीत नहीं पाएंगी, मेरे बाद भी। अदिति ने बीच में काटा, आपके बाद भी क्या? झारा चुप हो गई। उसके भीतर एक पल के लिए वही मानव जागा जो कहता है कि किसी भी चीज की कीमत पर अपने देश को धोखा मत दे। लेकिन फिर दूसरा मानव जो ट्रेनिंग और वफादारी से बना था, उसने उस पहले को दबा दिया। अदिति ने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने झारा का कोट सावधानी से लिया, अंदर वाली जेब में उंगली डाली और कुछ सेकंड बाद वह छोटा सा पैकेट बाहर आ गया। झारा की आंखों में एक पल के लिए हार की परछाई आई, फिर वह तुरंत फिर से कठोर हो गई, जैसे उसने खुद को कहा हो, हार अभी नहीं। अदिति ने पैकेट खोला। अंदर माइक्रो ड्राइव थी और एक पतली स्ट्रिप जिस पर अंक थे। अदिति ने उसे देखा, लेकिन तुरंत किसी भाव में नहीं आई। उसने बस पूछा, यह कोट किसका है? झारा ने दांत भींचकर कहा, मुझे नहीं पता। अदिति ने शांत स्वर में कहा, झूठ। झारा ने उसकी आंखों में देखा। आप मुझे मार दें, मैं नहीं बताऊंगी। अदिति ने बहुत धीमे से कहा, हम आपको मारने नहीं आए, हम आपको समझने आए हैं और सच निकालने आए हैं। झारा ने कटाक्ष किया, सच? अदिति ने कुर्सी खींचकर फिर बैठते हुए कहा, आपने ड्रॉप के लिए ट्रेन चुनी। क्यों? क्योंकि ट्रेन चलती रहती है, क्योंकि ट्रेन में पहचान घुल जाती है, क्योंकि ट्रेन में आपका हैंडलर भी आपके पास आ सकता है और आप उसे देख भी ना पाएं। सही? झारा चुप रही। अदिति ने आगे कहा, और आपने मिठाई का डिब्बा फैक्ट्री में छोड़ा, जिसका मतलब है कि वहां कोई रिसीवर है, कोई स्थानीय, कोई ऐसा जो आपके लिए सामान उठाएगा और आगे पहुंचाएगा। झारा ने आंखें घुमा ली, लेकिन चुप रही। अदिति ने स्ट्रिप को उंगलियों के बीच घुमाया। ये ऐसे अंक नहीं हैं जो सिर्फ नक्शों के साथ चलते हैं। ये किसी सिस्टम की चाबी है, और बॉर्डर के पास कौन सा सिस्टम सबसे कीमती है? नेहा ने धीमे से कहा, निगरानी, सर्विलांस। झारा की पलकों में हल्की सी फड़फड़ाहट हुई, बस एक, पर काफी। अदिति ने उसे पकड़ लिया। अदिति ने बहुत शांत, बहुत भारी स्वर में कहा, तो कुछ और यही है। आप सिर्फ रास्ते नहीं बना रही थीं, आप किसी आंख को अंधा करने का तरीका ला रही थीं। झारा ने हंसने की कोशिश की, आपको भ्रम हो रहा है। अदिति ने उसकी हंसी को नजरअंदाज किया। भ्रम तब होता है जब सबूत ना हो। आपके पास सबूत है, आपकी जेब में। झारा की सांसें तेज हुईं। उसकी ट्रेनिंग कहती थी, चुप रहो। उसकी इंसानियत कहती थी, कुछ बोलो ताकि ये लोग गलत दिशा में जाएं। उसने दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता चुना, आधा सच, आधा झूठ। उसने कहा, मान लीजिए ये किसी सिस्टम की चाबी है, तो भी इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने आई हूं। अदिति ने कहा, तो आप किस लिए आई हैं? झारा ने बहुत धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक चीज वापस ले जाने आई थी। नेहा ने पूछा, क्या? झारा की आंखें एक पल के लिए खाली हो गईं। एक नाम। अदिति के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। किसका नाम? झारा ने होंठ दबाए। अगर मैं बोल दूं तो बहुत लोग मरेंगे। अदिति ने शांत स्वर में कहा, अगर आप नहीं बोलेंगी तो भी बहुत लोग मर सकते हैं। झारा ने आंखें बंद की। उसे अपने हैंडलर की चेतावनी याद आई, गलत वक्त पर कदम रखा तो वापस जाना मुश्किल होगा। फिर उस बच्चे का चेहरा और वह मां की दुआ जो अब गले में पत्थर जैसी लग रही थी। अदिति धीरे झुकी। झारा, इंसान का पहला धर्म यह तय करना है कि किसका खून उसके हाथों पर रहेगा। झारा ने आंखें खोली। नफरत नहीं, थकान थी। आप लोग मुझे कमजोर मत समझिए, नेहा ने कहा। कमजोर नहीं, खतरनाक। और खतरनाक लोगों के पीछे अक्सर बड़ा कारण होता है। अदिति ने मेज पर स्ट्रिप रखी। फैक्ट्री में जिस आदमी से आप मिली, वह कौन था? झारा झट से बोली, मैं किसी से नहीं मिली। अदिति ने बस इतना कहा, हमारे पास आवाज है,
ट्रेन, ड्रॉप, रविवार, और आपके पास यह। झारा की गर्दन झुक गई। वह जानती थी अगर चुप रही तो कोई घटना होगी और उसमें निर्दोष लोग मिट्टी बन जाएंगे। आदित्य ने कहा, हमें फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कहां की हैं। हमें फर्क इससे पड़ता है कि आज रात कौन मरेगा। झारा के होंठ हिले। आपको लगता है मैं अकेली हूं? नेहा ने कहा। नहीं। झारा की आवाज टूटी। तो समझिए आप मुझे पकड़ भी लें फिर भी ड्रॉप होगा। अदिति की आंखें सख्त हुईं। कहां? झारा ने सिर झटका। नहीं। खामोशी फैल गई। अदिति ने उसकी चुप्पी के बीच सवाल रख दिया। जिस नाम की बात कर रही हैं वह भारत के अंदर का आदमी है ना? झारा की पलकों की एक छोटी सी झपकी ही जवाब थी। नेहा फुसफुसाई, डबल एजेंट। झारा अचानक गुस्से में फटी। तुम लोग नहीं समझते, अगर वो नाम बाहर आया तो दोनों तरफ आग लगेगी। आग में सिर्फ सिपाही नहीं जलेंगे। अदिति ने भारी स्वर में कहा, और अगर नाम बाहर नहीं आया तो वो आदमी और ज्यादा नुकसान करेगा। झारा ने होंठों के बीच दांत रखे जैसे खुद को चुप रहने की सजा दे रही हो। नेहा ने पानी आगे किया। झारा ने कप नहीं छुआ। अगर मैं बोल भी दूं तो आप मुझे छोड़ेंगी नहीं। अदिति ने कहा, छोड़ने का वादा नहीं, जिंदा रखने का वादा कर सकते हैं, और इंसानों जैसा व्यवहार। झारा ने कटाक्ष किया। इंसानों जैसा? अदिति ने सीधा देखा। हां, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं। झारा की थकान और गहरी हुई। आप लोग बहुत देर कर चुके हैं। अदिति तुरंत चौकन्नी हुई। क्यों? झारा की आवाज फुसफुसाहट बनी। ड्रॉप पहले ही हो चुका है। नेहा की आंखों में हलचल हुई। अदिति का चेहरा स्थिर रहा। कहां? झारा ने आंखें बंद कर ली। नहीं। अदिति ने दबाव नहीं बढ़ाया, बस सच को पकड़ लिया। रिसीवर आपके नेटवर्क का आदमी नहीं, यह हमारे भीतर का आदमी है। झारा ने आंखें खोलकर सीधे अदिति को देखा। रिसीवर आपका ही है, आपका सिस्टम, आपका आदमी। मैं सिर्फ उसे ट्रिगर करने की चाबी लाई थी। अदिति की आवाज धीमी थी पर धारदार। कौन? झारा ने सिर हिलाया। नाम नहीं, चेहरा। नेहा ने पूछा। कैसा चेहरा? झारा ने सांस समेटी। आपके बीच बैठा है, आपके साथ चाय पीता है, और जब आप आंख झपकते हैं वो आपके सिस्टम में दरवाजा खोल देता है। आदिति का दिमाग धूपगढ़ की गलियों में दौड़ गया। बंटी की दुकान, स्टेशन, चौकी, गार्ड, ड्यूटी। उसने नेहा को देखा। वही एक सवाल। कौन? अदिति ने पूछा। कब? झारा की हंसी सूख गई। आज रात? अदिति ने कहा। कहां? झारा ने फिर सिर झटका। नहीं। अदिति की आवाज और नरम हुई और ज्यादा खतरनाक। आज रात अगर कुछ हुआ तो मरने वाले लोग आपकी कहानियों में नहीं आएंगे, वो बस मिट्टी बन जाएंगे। झारा की पलकों के नीचे कंपन हुआ। मैंने सोचा था बस एक ट्रेन, बस एक ड्रॉप, बस वापस। नेहा ने धीमे से कहा। हर जासूस यही सोचता है। दूर किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, चेतावनी जैसी। अदिति ने अचानक कहा, ट्रेन में एक आदमी था, चाय वाला। झारा ने पल भर देखा। हां। अदिति ने पूछा, पहचान लिया था? झारा ने कहा, मैंने उसकी घड़ी देखी। अदिति का चेहरा सख्त हुआ। वो हमारा आदमी था। नेहा दरवाजे तक गई, बाहर इशारा किया। दो लोग भीतर आए, बस मौजूद रहने के लिए, ताकि झारा समझ जाए कि विकल्प कम है। अदिति ने कहा, या तो आप बोलेंगी या हम अभी धूपगढ़ लौटेंगे और वहां जो होगा वो हो जाएगा। झारा के भीतर डर उभरा, अपने लिए नहीं, उस चीज के लिए जिसे उसने ट्रिगर किया था। उसने धीमे से कहा, अगर मैं बोल दूं तो आप वादा करेंगी कि आप उसे पकड़ेंगी और मारेंगी नहीं। अदिति ने कहा, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। झारा की आवाज भर आई, बिना आंसुओं के। धूपगढ़ में पुलिस चौकी के पीछे पुराना पानी का टैंक, उसके नीचे छोटा कमरा है। वहां आज रात एक आदमी आएगा। वह आपका है और वह मुझे पहचानता नहीं, सिर्फ इस ड्राइव का नंबर पहचानना है। आदित्य और नेहा ने एक दूसरे को देखा। जान भी थी, खतरा भी। नेहा ने पूछा, कौन? झारा ने कहा, नाम नहीं, लेकिन चेहरा बंटी की दुकान पर। नेहा का चेहरा कठोर हो गया। बंटी? झारा ने सिर हिलाया। बंटी नहीं, बंटी के पास जो बैठता है, कम बोलता है, हर वक्त पुराना मोबाइल हाथ में। लोग उसे पंडित जी कहते हैं। आदित्य के दिमाग में वही साधारण चेहरा उभरा, इतना सामान्य कि शक ही न हो। आदित्य ने ड्राइव उठाई। और आज रात ड्राइव के बिना?
झारा ने धीमे से कहा, वो अंदर खुला दरवाजा बंद भी कर सकता है और फिर आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अदिति ने नेहा को देखा। एक बिना शब्द आदेश। नेहा वायरलेस पर निकल पड़ी। अब यह पूछताछ नहीं, दौड़ थी। झारा बुदबुदाई, चाबी पकड़कर ताला नहीं रोक सकते अगर अंदर वाला हाथ घूम चुका हो। अदिति ने कहा, हम रोकेंगे। वे झारा को लेकर जीप में बैठे। धुंध, खेत, ठंड वहीं थी, पर अब धुंध समय बन चुकी थी। धूपगढ़ के पास पीली लाइटें धुंध में तैर रही थीं। कहीं बंटी की दुकान पर चाय की भाप उठ रही होगी, लोग हंस रहे होंगे और कोने में कोई आदमी मोबाइल निकालकर संदेश लिख रहा होगा। पानी के टैंक के आसपास बिना शोर घेरा बना। अदिति दीवार के पास, नेहा मोड़ पर, छाए वाला पीछे, सब सांस रोककर, और धुंध में परछाई उभरी। ऊनी टोपी, मफलर, पुराना मोबाइल। पंडित जी। वह टैंक के नीचे वाले कमरे की तरफ बढ़ा। ताला क्लिक हुआ। उसी पल अदिति का इशारा हुआ। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। चाय वाले ने मोबाइल छीन लिया। स्क्रीन पर अधूरा संदेश था। हो गया। अदिति ने ठंडे स्वर में पूछा, किसे भेज रहे थे? पंडित जी के चेहरे से नकाब उतरने लगा। उसने धीमे से कहा, आप लोग देर कर दी। अदिति ने कहा, नाम? वह हंसा, मैं दरवाजा हूं मैडम, चाबी कहीं और है। और तभी चौकी के पीछे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। नो सिग्नल। नेहा की आवाज वायरलेस पर तेज हुई, ब्लैकआउट, सभी यूनिट्स अलर्ट। अदिति ने उसे लॉकअप में डालने का आदेश दिया। फोन सील किया। फिर झारा को बुलाया गया। अदिति ने सीधे पूछा, यह किस लिए था? झारा का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, यह उसी का हिस्सा है। ठीक नहीं होगा, रिवर्स करना पड़ेगा। नेहा ने कहा, तुम कर सकती हो। झारा ने थकी आवाज में कहा, मेरे दिमाग में एंटी की है, सिस्टम तक पहुंच चाहिए। अदिति ने एक पल हिचकी, पर विकल्प नहीं था। ठीक है, एक भी चाल और यहीं खत्म। कंट्रोल रूम में झारा ने लॉक देखे, पैटर्न पकड़ा, कोड बोल दिया। टेक्नीशियन ने टाइप किया। कुछ सेकंड बाद फीड लौट आई। गेट, गली, बंटी की दुकान का बल्ब, धुंध। उसी पल अलर्ट आया। बॉर्डर रूट पर एक सफेद वैन, नंबर प्लेट पर मिट्टी, बॉडी में कंपन। अदिति की आंखें सख्त हुईं। यही है। यूनिट्स ने वैन घेर ली। एक आदमी फोन उठाने लगा, पकड़ा गया। दूसरा रिमोट दबाने ही वाला था कि उसे गिरा दिया गया। रिमोट धूल में फिसल गया। बम स्क्वाड ने दूरी बनवाई, टाइमर तक पहुंचा और उसे डिसेबल कर दिया। धूपगढ़ की रात जो आग बन सकती थी, फिर से धुंध बनकर रह गई। लॉकअप में पंडित जी ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जैसे सच को अपने साथ दफन करना चाहता हो। अदिति ने उसे पकड़कर पूछा, किसके लिए काम कर रहे हो? उसने खून भरे होंठों से एक ही शब्द कहा, भीतर, और गिर पड़ा। सुबह से पहले शहर फिर जागने लगेगा। बंटी चाय चढ़ाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, ट्रेन की सीटी बजेगी, लोग कहेंगे आज धुंध ज्यादा है। किसी को पता नहीं होगा कि रात धूपगढ़ की सांस रुकते रुकते बची थी। झारा एक कमरे में बैठी रही, बिना हथकड़ी के, पर अपने फैसलों से बंधी। उसने अपने हाथ देखे जो कभी खिलौना देने को उठे थे, और उसी हाथ ने सिस्टम की चाबी भी पकड़ी थी। नेहा ने बाहर धुंध में बंटी की दुकान का कोना देखा, जहां पंडित जी की कुर्सी अब खाली थी। अदिति ने नक्शे पर धूपगढ़ के ऊपर गोला बनाया और धीमे से कहा, आज हमने सिर्फ एक रात बचाई है, अब लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि दुश्मन बाहर से कम, भीतर से ज्यादा है। कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहानी बस इस मोड़ पर आकर रुक गई थी, जहां से आगे हर कदम किसी की जिंदगी तय करेगा। अब आपके लिए दो सवाल। एक, क्या झारा को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, या उसने आखिरी वक्त पर जो मदद की, उसके बदले उसे एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? दो, अगर दुश्मन बाहर से कम और भीतर से ज्यादा हो, तो क्या किसी सिस्टम पर भरोसा करना संभव है, या फिर हर किसी पर शक करना ही सही रास्ता है? यह कहानी आपको कैसी लगी? हमारे इंडियन लेडीज फौजी के लिए 2-4 शब्द कमेंट करें। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद।